जय हिंद बच्चों। आज हम लोग बात करेंगे कि जो राजकोषीय घाटा यानी बजट में जो फिस्कल डेफिसिट है, मतलब कि गवर्नमेंट ने जितना अनुमान किया है कि अगले सेशन में अगले साल में जो गवर्नमेंट खर्च करने जा रही है, वास्तव में उतना उसके पास आय का सोर्स तो है नहीं, सब हम लोग जानते हैं। तो उसको कैसे प्रबंध करेगी, कैसी व्यवस्था करेगी, आज इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए आज हम सीधे आ जाते हैं हम लोग। देखिए, तो वास्तव में गवर्नमेंट का जो बजट बनता है ना, वो उसका संबंध विकास से होता है। इसका मतलब पहले से तय कर लेती है गवर्नमेंट कि हमें किन किन मद पर, किन किन आइटम पर कितना खर्च करना है, और उस हिसाब से देख लेती है कि हमारे पास उतना सोर्स है कि नहीं। अनुमान लगाती है तो पहले उतना सोर्स हमारे पास नहीं है, इसलिए और सोर्स क्रिएट करती है। अब देखिए कैसे करेगी, क्या क्या उसके उपाय करती है। सीधे आ जाते हैं पॉइंट पे। तो पता क्या चलता है कि वास्तव में इस बजट में आपने क्या देखा, आपने देखा कि एक्चुअल में जो फिस्कल डेफिसिट है वो 15.68 लाख करोड़ रुपीज है। ठीक है, यानी इतने के बराबर का आय प्राप्ति का सोर्स सरकार के पास नहीं है, जो 2025-26 में उसको खर्च करना है। अब कहां से करेगी, इसके लिए हमने डिटेल्स जो दिया हुआ है आपको उसी को हम समझाएंगे। मेरा कोई अलग से नहीं है, बस व्यवहारिक तौर से हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, अमूमन हम सब लोग जानते हैं कि दूसरा सोर्स नहीं तो गवर्नमेंट कर्ज लेती है। चलिए ठीक है, अब देखिए गवर्नमेंट कर्ज कैसे लेती है, और उसको हम कहते हैं डेब्ट रिसीट्स, यानी कर्ज को प्राप्त करती है गवर्नमेंट। कर्ज के प्राप्त करने के जितने भी सोर्स है उसमें से पहला सोर्स है आपका मार्केट बारोइंग। अब देखिए, मार्केट बारोइंग मतलब बाजार से उधार लेना। बाजार से उधार कैसे मिलेगा, तो एकदम ये सुपरिचित व्यवस्था है कि अगर हम बैंक से उधार लेने जाते हैं तो बिना कोलेटरल का, बिना सिक्योरिटी का आपको कोई लोन नहीं देता है। इसलिए यहां भी इनके साथ भी वही होगा। तो ये क्या करते हैं, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी मतलब बॉन्ड जारी करते हैं। ऐसा मतलब उधार मांगते हैं, और उस बॉन्ड सिक्योरिटी यानी एक लिखित कागज होता है प्रामिज के साथ कि इसको आप अपने पास रखिए, और इसके ऊपर हम एक विशेष इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे, और कुछ समय के बाद जितने समय के लिए आपसे पैसा उधार ले रहा है, जब वो समय बीत जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, तो आपको हम इतना अमाउंट दे देंगे। इस गारंटी पे आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को यानी बॉन्ड को खरीदते हैं, और उतना पैसा सरकार को आप दे देते हैं, और ये सरकार की लायबिलिटी बन जाती है फिर से आपको सूद के साथ, इंटरेस्ट के साथ पे करने का। तो ये पहला सोर्स है। इस हिसाब से इस बजट में गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि 11.53 लाख करोड़ रुपीज का उधार लेगी। आप यहां देखेंगे मैंने 3 डाटा प्रस्तुत किया है। एक है आपका 2023-24 का। 2023-24 मतलब कि वो बीत चुका है, और उसके पहले का यानी जिस समय 2023-24 के बजट का अनुमान लगाया गया होगा, उस समय एक्चुअल में सरकार ने कितना पैसा उधार लिया 2023-24 में, वो है 11.17 लाख करोड़ रुपीस ले चुका है। तो जब भी बजट प्रस्तुत किया जाता है तो 3 साल को साथ में लेके चला जाता है, क्योंकि बजट में यह भी देखा जाता है कि लास्ट ईयर में गवर्नमेंट ने जो खर्च किया उसमें देश की कितना विकास हुआ, और फिर आने वाले साल में कैसे विकास करेगा, किन किन मदों पर कितना खर्च करेगा ताकि देश का विकास हो। यही तो बजट है जिसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं।
तो ये व्यवस्था थी। अब 2024-25 की बात कर रहे हैं, दूसरा साल। ये भी जानना जरूरी है कि 2024-25 तो अभी खत्म नहीं हुआ। इसका मतलब क्या कि 2024-25 के लिए जो अनुमानित बजट था वो साल खत्म नहीं हुआ। तो अभी हम कैसे बता सकते हैं कि सरकार ने कितना उधार लिया होगा? इसलिए इसमें दोनों है। एक्चुअल में सरकार ने लॉन्ग पीरियड में मार्केट से गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड के आधार पर जो लोन लिया था, और अनुमानित ये साल खत्म होने के बाद और कितना लग सकता है, ये है आपका 11.62। इसीलिए इसे कहते हैं रिवाइज्ड एस्टिमेट। मतलब इसमें कुछ एक्चुअल है और कुछ अभी बाकी है लेने के लिए। और 2025-26 तो अभी शुरुआत ही नहीं हुआ है, जो 1 अप्रैल से शुरू होगा। इसलिए 2025-26 में कितना अनुमानित उधार लेगा वो ये है। इसी तरह से बजट में इन कंसेक्यूटिव 3 इयर्स की हमेशा कैलकुलेशन लेके चलते हैं, तब सही सीनरी समझ में आती है। अब दूसरा मत देखते हैं, शॉर्ट टर्म बारोइंग। अब देखिए, शॉर्ट टर्म बारोइंग मतलब 1 साल से कम अवधि के लिए जब सरकार लोन लेती है, उधार लेती है, तो उसका बेस क्या होता है, उसकी सिक्योरिटी क्या होती है? तो ट्रेजरी बिल होती है, और जिसका मैक्सिमम जो ड्यूरेशन होता है 364 दिन का होता है। 365 नहीं तो साल पूरा हो जाएगा। और ऊपर वाले का 1 साल से अधिक का होता है। तो ये ट्रेजरी बिल के आधार पर फिर वो भी एक तरह का वचन है, प्रॉमिस है एक डॉक्यूमेंट्स पे, क्या कि आप ट्रेजरी बिल सरकार से खरीदेंगे तो सरकार आपको इंटरेस्ट के साथ आपका मूलधन वापस करेगी। इसका मतलब क्या कि आप सरकार को लोन दे रहे हैं, और कोलेटरल क्या है? ट्रेजरी बिल है जो सरकार आपको देगी, इसलिए आप उस गारंटी से निश्चित रहेंगे। तो इस आइटम से, इस मद से सरकार वास्तव में जो ले चुकी है 2023-24 में, वो 0.053 लाख करोड़ रुपीज। यहां देखिए जो डाटा है ना, वो डाटा है यानी रिवाइज एस्टिमेट्स, एक्चुअल और अनुमानित दोनों, लेकिन ये नेगेटिव में है। इसका मतलब क्या कि अभी इसकी व्यवस्था पूरा बाकी है, और 2025-26 में इस मद से कुछ भी लेने को तैयार नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ट्रेजरी बिल के आधार पर शॉर्ट टर्म में लोन लेने की गवर्नमेंट का कोई विचार नहीं है, जो आपका 2025-26 के लिए। तीसरा है सिक्योरिटीज अगेंस्ट स्मॉल सेविंग। जैसे हम लोग छोटी छोटी भी सेविंग करते हैं, जैसे प्रोविडेंट फंड स्कीम के थ्रू, पोस्ट ऑफिस सेविंग के थ्रू। अब ये भी पैसा गवर्नमेंट के पास नहीं रहती है। हाँ, सरकार के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे पब्लिक ये फंड ऑर्गेनाइजेशन के पास या पोस्ट ऑफिस के पास रहता है, तो पैसा तो आपका है, लेकिन इस्तेमाल सरकार करेगी, वो भी सिक्योरिटी जारी करके। अब जैसे कि पीपीएफ स्कीम के थ्रू पैसा आप जमा करते हैं तो आपको इंटरेस्ट भी मिलता है ना, वही हुआ। उस पैसे का इस्तेमाल कौन करता है? सरकार करती है, इसलिए इंटरेस्ट भी देती है, और साथ साथ जितना मूलधन आपका जमा है वो तो उनको देना ही देना है। तो इस्तेमाल कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। तो ये भी उधार हुआ, क्योंकि आपका पैसा है, सरकार ने उसका इस्तेमाल किया, इसके बदले में आपको उसने इंटरेस्ट दिया। और इस तीसरी व्यवस्था के थ्रू एक्चुअल में देखा जाए 2023-24 में, तो सरकार ने जो उधार लिया था 4.5 लाख करोड़ रुपीज, और यहां जो एक्चुअल और अनुमानित यानी रिवाइज एस्टिमेट से वो है 4.10। और 2025-26 में इस बजट के लिए जो उसने अनुमान किया है, इस स्मॉल सेविंग से लोन लेने के लिए 3.40 लाख करोड़ रुपीज।
अब नेक्स्ट वन पर आते हैं स्टेट प्रोविडेंट फंड। अब देखिए स्टेट प्रोविडेंट फंड स्पष्ट है, हम जानते हैं कि यहाँ पर बहुत से जो स्टेट गवर्नमेंट में एम्प्लॉयज काम करते हैं, ठीक है, उनके भी प्रोविडेंट फंड उनकी सोशल सिक्योरिटी स्कीम के थ्रू जमा होता है, लेकिन इसके भी अगेंस्ट में सिक्योरिटी के बेसिस पर सरकार उस पैसों का इस्तेमाल करती है, और यहाँ भी वही प्रोसेस होता है, यहाँ भी सरकार उनको इंटरेस्ट भी लेती है और प्रिंसिपल अमाउंट भी लेती है। और इस मद में एक्चुअल में 2023-24 में जो आंकड़ा है वो 0.05 लाख करोड़ रुपीस है, और यहां 2024-25 का 0.05 है, और फिर 2025-26 में जो अनुमानित व्यवस्था है उधार लेने का इस मद से वह है 0.05 लाख करोड़ रुपीस है। अब आते हैं अदर रिसीट्स में। अब देखिए, अब अदर रिसीट्स में यानी जितना उधार का ये सब प्रोसेस है वो तो हम लोगों ने कर लिया है, लेकिन इसमें से अगर हम देखते हैं, चेक करते हैं, तो पता चलता है कि ये वो व्यवस्था है कि जहां से इनके अलावा और कौन सा सोर्स है जिससे कि सरकार उससे पैसा लेती है। तो क्या है, यहां पर सरकार निश्चित तौर से कुछ ऐसे छोटे मद होते हैं जिसके थ्रू, जैसे कि सरकार ने क्या किया कि कुछ अपनी प्रॉपर्टी एसेट्स को सेल कर दिया, जैसे गवर्नमेंट ने अपनी फैक्ट्री को सेल कर दिया, उससे भी कुछ पैसा मिलता है। तो इस मद से आपको अगर 2023-24 में देखा जाए तो यहां पर सरकार को क्या हुआ है, व्यवस्था नहीं किया बल्कि दूसरी व्यवस्था से एडजस्ट करना पड़ा, इसलिए -0.80 रहा, यहां पर 0.26 रहा, और यहां पर 0.40 रहा। आगे अगर आते हैं तो एक्सटर्नल डेब्ट मतलब कि अपने देश से बाहर का जो उनकी व्यवस्था है कर्ज लेने का, जैसे मान लीजिए IMF से कर्ज ले, या विदेशी बैंक है उनसे कर्ज ले, या विदेशी सरकार है उनसे कर्ज ले, या वर्ल्ड बैंक से कर्ज ले, तो उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल डेब्ट। इस सोर्स से 2023-24 की अगर बात करते हैं तो 0.55 लाख करोड़ रुपीस की व्यवस्था किया है 2023-24 में, और 24-25 जो भी चल रहा है उसमें अनुमानित है कि 0.31 लाख करोड़ रुपीस, और जो इस बजट में अनुमानित लेने का है विचार वो है 0.23 लाख करोड़ रुपीस। अंतिम जो मद है यानी ड्रॉ डाउन ऑफ कैश बैलेंस, इसमें होता क्या है कि सरकार का सेंट्रल बैंक में जो कैश अमाउंट डिपॉजिट है, अगर उसमें से कुछ पैसा उधार ड्रॉ करके और इस बजट में अगर इस्तेमाल कर रही है तो वो पैसा उधार तो नहीं हुआ, वो तो सरकार का ही था। इसलिए ऐसे कंडीशन में इस आइटम को उधार अगर नहीं मानेंगे, क्योंकि वो तो सरकार का खुद का पैसा, उसे उधार लेने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी उसमें उसकी व्यवस्था करनी पड़ी जिससे कि जितना घाटा था वो पूरा हुआ, फिर भी इसे उधार नहीं मानेंगे। इसलिए एक्चुअल में सरकार जो उधार लेगी 15.66 लाख करोड़ रुपीस, और इसको अगर जोड़ देते हैं तो होता है 15.68 लाख करोड़ रुपीस। इसीलिए जो फिस्कल डेफिसिट दिखाया गया है वो कितना है, 15.68 लाख करोड़ रुपीस। यहां पर एक स्पेशल बात ये बताना चाहेंगे कि जब भी फिस्कल डेफिसिट की बात होती है तो आपको विशेष रूप से क्लास 12th ऑनवर्ड्स ये दिखाया जाता है कि फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बारोइंग, और ये बिल्कुल परंपरा है और इस पर बहुत से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हर जगह इवन देन यूपीएससी एग्जामिनेशन तक यही चलता है। ये मान के चलता है कि जनरल नॉलेज के तौर पर तो सही माना जाता है, लेकिन आप खुद देखिए, आपके आंख के सामने का ये उदाहरण है कि ये तो आपका उधार नहीं है, सरकार के पास जो कैश बैलेंस है उसी से कुछ पैसा निकाला गया है, उसका कैश बैलेंस पहले से कम हो गया है, उस पैसे को उठा करके यहां पर खर्च की व्यवस्था कर लिया है। इसलिए ये एक्चुअली में कभी भी दोनों बराबर नहीं होता है। ये हम बताना आपको चाहते थे, ये हमने आपको बताया।
और एक और बात बताना चाहेंगे, 2 पॉइंट और। बजट में 2 ऐसे आइटम दिए हैं जो विशेष रूप से छोटे क्लासेस के बच्चे यानी 11 12 और विशेष रूप से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बच्चों को एक दुविधा रहा होगा और या वहां ध्यान नहीं दिया होगा। पहला एक आइटम है उस बजट में, जब देखे होंगे एट अ ग्लेंस, तो वहां है आपका इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब देखिए, जब इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात होती है और एक है कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी जब टोटल खर्च आप देखते हैं तो 2 भागों में बांटा गया है। एक है टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा है टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये टोटल इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? तो वास्तव में होता क्या है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में जब ग्रांट्स इन एड ऑन द क्रिएशन ऑफ द एसेट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट जब इस तरह का अनुदान देती है, किसको? स्टेट गवर्नमेंट को या यूनियन टेरिटरीज को, तो वास्तव में ऐसे में क्रिएशन एसेट्स का होता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का होता है, यूनियन टेरिटरीज में होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का तो नहीं होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का उतना पैसा ट्रांसफर होकर चला गया है, इसलिए ये तो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन इसका 2 रोल होता है, जब वो जहां जाता है वहां पर तो कैपिटल का क्रिएशन करता है, इसीलिए कैपिटल में टोटल बढ़ोतरी तो पहले से अधिक हो जाती है, इसलिए इसको इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। अब इसी का रोल देखेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। अब आपने ये भी देखा होगा कि कैसे उस आइटम को हम 2 जगह ले जा रहे हैं। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और एक जो दूसरा आइटम है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। अब देखिए, तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट, तो रेवेन्यू डेफिसिट में हम जानते हैं कि जब आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का अधिक हो जाए, किससे? टोटल रेवेन्यू रिसीट से, तो ऐसे में सरकार के पास इतना रेवेन्यू नहीं होता है कि रेवेन्यू जनित जितने खर्चों से पूरा कर सके, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। लेकिन अब इसी में, क्योंकि इसमें सभी आइटम्स रहते हैं, अभी आपको जो मैंने बताया था ग्रांट्स इन एड जो यूनियन टेरिटरीज को या स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं वो भी रहती है, और जब इसको माइनस कर देंगे तो वास्तव में ये पता चल जाए कि सरकार को कितना रेवेन्यू की व्यवस्था करनी है। अन्यथा सरकार ने अनुदान के रूप में जो पैसा दिया है वहां पर तो खर्च हो रहा है, जिससे कि क्रिएशन हो रहा है एसेट्स का, तो वहां तो व्यवस्था नहीं करनी है भाई। वहां तो आपने फैक्ट्री बैठा दिया, ठीक है ना, वहां पर प्लांट आपने खरीद लिया, मशीन ले लिया, तो वो तो आपके पास एसेट्स बन गया, फिर उसकी व्यवस्था क्या करनी है? इसलिए उसको निकाल दिया जाता है। तो निकालने के बाद जो बचता है उसे कहते हैं इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। से पता चल जाता है कि वास्तव में सरकार को बाकी के जितने भी सैलरी पर खर्च करना है, पेंशन पर खर्च करना है, तो हमारे पास कितना पैसा होना चाहिए, इससे आपको सरकार को पता चल जाता है। इन 2 आइटम की हमने बताना बहुत जरूरी था, ये हमने बताया। बताना तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी आपकी आवश्यकता के अनुसार इतना आप काम चलाइए, फिर हम मिलते हैं। जय हिंद।